वीडियो हम बात करने वाले हैं सीरियलाइजेशन के बारे में कि बेसिकली सीरियलाइजेशन क्या होता है, कैसे हम एक ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजेशन करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से मस्ट कंपल्सरी इसके से 2-3 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इंटरव्यू में। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के लिहाज से। तो सबसे जानते हैं सीरियलाइजेशन क्या होता है। सीरियलाइजेशन मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को एक फाइल में सेव करना या ओवर द नेटवर्क पे सेंड करना। ओके, तो आप जनरली अब इंग्लिश बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सेविंग और राइटिंग स्टेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट इनटू ए फाइल। अब सीरियलाइजेशन जो हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम से और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प से। और जिस क्लास से आपको सीरियलाइजेशन करना पड़ेगा उस क्लास को मस्ट कंपलसरी है कि वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे, तभी वो सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, तो चलिए इस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, देन इसके बारे में होल प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सिंपली फाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और जावा प्रोजेक्ट पे हम सिंपली क्रिएट कर देंगे। ओके, और 01 प्रोग्राम इसका हम सिंपली नाम दे देंगे। ओके, ये हमारा प्रोग्राम हो गया। देन यहाँ से इस पर्टिकुलर पैकेज में आएंगे और यहाँ से SRC पे आएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद सिंपली न्यू पे आएंगे और न्यू पे यहाँ पर हम क्लास पे क्रिएट कर लेंगे। ओके, और यहाँ से हम एक क्लास को क्रिएट करेंगे। ओके, जिस क्लास की, तो यहाँ पर हम सिंपली क्लास लेते हैं जिसका नेम हम दे देते हैं टेस्टी, हमारा क्लास रहेगा। ओके, और उसको हम जिस पैकेज में रखना चाहते हैं com.test के अंदर हम रखना चाहते हैं सिंपली, ये हमारा हो गया। देन इसके अंदर हम एक क्लास को क्रिएट करेंगे। ओके, जिस क्लास को हम नाम दे देंगे सिंपली हमारा क्लास रहेगा और यहाँ पर ये क्लास डेमो रहेगा जो कि क्या काम करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। ये सीरियलाइजेबल इंटरफेस को कर लिया क्योंकि मैं अभी बताया था कि जिससे भी कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको सीरियलाइजेशन करना उसको क्लास को मस्ट कंपलसरी है कि वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। ये एक मार्कर इंटरफेस है, उसके पास कोई मेथड नहीं। जब इसको ओपन करेगा देखिए नॉर्मल सा एक केवल और केवल ये इंटरफेस डिक्लेयर है, इसके पास कोई मेथड है ही नहीं। ओके, तो ये हो गया। तो इस पर्टिकुलर क्लास यहाँ पर ये हो गया। देन इसके अंदर हम दो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर सिंपली इंट a=10 ले लेते हैं एंड इंट b=20 ले लिए। सिंपली यहाँ से हमने कर दिया। ओके, इतना काम कर दिया। देन अब इस पर्टिकुलर क्लास को अपने को सीरियलाइजेबल मार्क करना है, तो कैसे करेंगे इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो आपको मैंने बताया कि यहाँ पर दो आपको यूज करना पड़ेगा, फाइल इनपुट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम की हेल्प से हम इस चीज़ को सीरियलाइजेबल कर पाएंगे। तो चलिए इसको सिंपली हम यहाँ से ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर टेस्ट क्लास का आएंगे, इसके अंदर मेन मेथड लिखेंगे। मेन मेथड लिखने के बाद क्या काम करेंगे, इस डेमो क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे d1 = न्यू डेमो दे देंगे। ओके, ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। देन यहाँ से हम ले लेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम FOS = न्यू कर देंगे। ओके, अभी जाते हैं जो हमारा फाइल हम क्रिएट करना चाहते हैं उस फाइल का नेम क्या देना चाहते हैं। ओके, तो सिंपली यहाँ पर हम दे देते हैं dem.ser कर देते हैं। इस पर्टिकुलर फाइल का हमने यहाँ पे नेम दे दिया। ओके, जो भी फाइल क्रिएट होगा उस फाइल का हमारा ये नेम रहेगा। अब ये जो हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ये हमारा चेक एक्सेप्शन को थ्रो करता है। ओके, तो यहाँ से एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, या तो डायरेक्टली आप थ्रो कर दे या स्टैंडिंग ट्राई एंड कैच के बीच में रख लिए। तो हम सिंपली ट्राई कैच के बीच में यहाँ पे रख लिए। देन इसके अंदर आएंगे हम और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को हम यूज करेंगे। OS इसका रेफरेंस वेरिएबल = न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और इस ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम में हम जो है इस पर्टिकुलर फाइल आउटपुट स्ट्रीम का रेफरेंस पास कर देंगे यहाँ पर एज ए कंस्ट्रक्टर में इसके। ओके, अब ये जो हमारा यह क्लास अगेन ये एक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है, इसको भी हम यहाँ से सिंपली थ्रो कर देते हैं। थ्रो ना करके इसको इसी एग्जिस्टिंग वाले कैच में रख दिया, IO एक्सेप्शन से थ्रो किया। ओके, ये हो गया हमारा जनरल कोड। चलिए मैं होल फाइल को जो है मैक्सिमाइज करता हूँ प्रॉपर, जिसके आपको समझ में आता रहे। ओके, यहाँ से हो गया पर्टिकुलर कोड। देन जो हमारा ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है इसके पास एक पर्टिकुलर मेथड है, जो मेथड क्या काम करता है, इसको एज ए सीरियलाइज इस पर्टिकुलर डेमो 1 को ऑब्जेक्ट को करेगा। तो वो क्या है, वो OS यहाँ पर देंगे
और यहाँ पर लिखेंगे राइट ऑब्जेक्ट करके एक मेथड है। ओके, ये वाला मेथड ओपन करना था। राइट द स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट टू द आउटपुट स्ट्रीम एंड द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट द सिग्नेचर ऑफ द क्लास। यहाँ पर इसका काम क्या होता है ये मैं बताता हूँ कि ये पर्टिकुलर ऑफ क्लास को ऑब्जेक्ट को राइट करने का काम करता है। ओके, तो अपने किसको करना है, D1 को करना है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को राइट करना है, तो इसको सीरियलाइज कर देगा। ओके, अब ये जब सीरियलाइज करेगा तो ये डेम डॉट SER फाइल में कर देगा। ओके, तो यहाँ सिंपली राइट क्लिक करते देखते हैं हमारा क्लास क्या सीरियलाइज हो पाता है कि नहीं होते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन पर हम सिंपली हिट कर दें और वेट करते हैं। ओके, यहाँ से आते हैं अपने प्रोजेक्ट पे एक्सपेंड किए। ओके, इसको यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और सबसे इसको रिफ्रेश करते हो। देखिए यहाँ पर एक फाइल जनरेट हुआ डेम डॉट SER। इस पर्टिकुलर फाइल को जब आप खोलेगा तो देखिए यहाँ पर ऐसे ही ऑब्जेक्ट सीरियलाइज होता है जो कि एक ह्यूमन बींग कांट इसको रीड नहीं करता, इस फॉर्मेट में होता है। और उस फाइल में आप किसी प्रकार का चेंजेस कर दिए तो ये पर्टिकुलर हमारा प्रोग्राम को डिसीरियलाइज भी नहीं हो पाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसको डिसीरियलाइज करके दिखाता हूँ। अभी तो हमने सीरियलाइज किया है, अब इसको डिसीरियलाइज करेंगे। तो डिसीरियलाइज क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को फाइल से रीड करने को हम बोलते हैं डिसीरियलाइज। ओके, ये हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव होता है। तो डिसीरियलाइज करने के लिए सिंपली यहाँ से हम एक लिखेंगे, हमारा हो जाएगा फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, FIS इक्वल टू न्यू। अब किस फाइल को रीड करना है, तो वो डेम SER को ही रीड करना है, तो यहाँ डबल कोट पास कर देंगे इसमें डेम डॉट SER, इस पर्टिकुलर फाइल को, ये जो हमारा फाइल प्रेजेंट है इसको रीड करना है। ओके, देन इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को, अपने को यूज करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम पास भी रीड ऑब्जेक्ट का एक मेथड है, उसकी हेल्प से हम इस चीज़ को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ लिखें ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ये वाली क्लास लेंगे java.io से, इसका रेफरेंस वेरिएबल दे देंगे इक्वल टू न्यू और यहाँ पर पास कर देंगे। और ये जो पर्टिकुलर फाइल इनपुट स्ट्रीम इसकी रेफरेंस को हम इसके कंस्ट्रक्टर में और सिंपली पास कर देंगे। ओके, देन यहाँ से हम यूज करेंगे OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को रीड करेगा। देन इसको हम टाइप कास्ट कर लेंगे कि हमको किस में टाइप कास्ट करना है, तो डेमो में करना है, तो चलिए डेमो में कर लेते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं D2 इक्वल टू और टाइप कास्ट इसको हम सिंपली करते हैं डेमो ऑब्जेक्ट में। ओके, ये अपने को डेमो में चाहिए। यहाँ देखिए एक्सेप्शन ये थ्रो करा, अनहैंडल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, माइट भी हो सकता है कि क्लास इसे ना मिली, तो उस सिचुएशन क्या करें। ओके, यहाँ देखिए तीन तरह की एक प्ले, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगा, देन IO एक्सेप्शन और क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और क्लास की जो हायरार्की एक्सेप्शन की वो मस्ट कंपल्सरी इसी हायरार्की में होना चाहिए। ओके, अभी हो गया। देन इसको ऑब्जेक्ट को हम अब रीड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से चलिए यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN और यहाँ पे लिखते हैं डेमो2 डॉट ए कर दिए और थोड़ा स्पेस दे देते हैं। देन यहाँ से लिखते हैं D2 डॉट B कर देते हैं। ओके, दैट्स इट। अब हम चेक करते हैं कि जो हमारा फाइल सीरियलाइज हुआ था क्या उसको डिसीरियलाइज करने वाला उसकी प्रॉपर्टी में जो A और B की जो हमने वैल्यू सेव किया कि वो सेम दे रहा है कि नहीं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो हमारा ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इसके अंदर A और B हमने 10 और 20 वैल्यू पास किया था। जब इसको हम सीरियलाइज किए थे इसका वैल्यू जो था वो सीरियलाइज हुआ कि नहीं, और सीरियलाइज होने के बाद हमने डिसीरियलाइज किया तो क्या इसके पास सेम वो वैल्यू है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ से रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं हमारा सक्सेसफुल आउटपुट। यहाँ देखिए 10 और 20 हमारा सक्सेसफुली आउटपुट हो गया। तो इस तरीके से हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज और डिसीरियलाइज कर सकते हैं। ओके, आने वाले अपनी वीडियो में मोर सीरियलाइजेशन के बारे में जानेंगे विद प्रैक्टिकली। की सीरीज में अभी तक हमने ये जाना था कि कैसे एक ऑब्जेक्ट को हम सीरियलाइज कर सकते हैं और डिसीरियलाइज कर देते हैं। इसके लिए हमने सिंपली क्या किया था इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली हमारा एक क्लास है डेमो जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है सीरियलाइजेबल। किसी भी क्लास को एज ए आपको सीरियलाइजर उसकी ऑब्जेक्ट को मार्क करने के लिए आपको मस्ट कंपलसरी है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो पर्टिकुलर क्लास जो है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे। अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा जब आप उसको सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन करने जाइएगा, तो सीरियलाइजेशन ही बेसिकली नहीं होगा। अभी के लिए सपोज करिए अगर मैं यहाँ से सिंपली इसको हटा देता हूँ, ओके, इस पर्टिकुलर को ना, अगर मैं अब जाऊँ सीरियलाइज करने के लिए तो देखिए डायरेक्टली अपने को एक एक्सेप्शन यहाँ पर मिलेगा। वो एक्सेप्शन क्या वो दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया और यहाँ से देखिए कि एक्सेप्शन अपने को आ रहा है ड्यूरिंग दी सीरियलाइजेशन के टाइम ही आ रहा है। ओके, देखिए
java.io नॉट सीरियलाइजेबल एक्सेप्शन, ये कह रहा है कि डेमो जो है ये सीरियलाइजेशन नहीं है पर्टिकुलर, इसको सीरियलाइजेशन एज अगर हम मार्क कर दें, देखिए अब इसको मैंने सीरियलाइजेशन मार्क कर दिया, अगर इसको कंट्रोल ऐसे सेव करूँ, अगर अब मैं कंट्रोल एज ए रन करता हूँ तो सक्सेसफुली हमारा ऑब्जेक्ट जो है सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज हो जाएगा। ओके, तो इसलिए मस्ट कंपलसरी है किसी भी सीरियलाइजेशन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले किसी भी क्लास को उस क्लास के पास इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो क्लास सीरियलाइजेबल इंटरफेस का, जो भी इसकी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज होती है वो जेवीएम ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये कि एम्प्टी बेसिकली और मार्कर इंटरफेस के पास कोई भी मेथड नहीं होता है। ओके, पहला बात ये है। देन हम आप जानेंगे कि एक से ज़्यादा क्लास को कैसे हम सीरियलाइज करेंगे। ओके, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी देखिए हमारे पर्टिकुलर क्लास सीरियलाइज हो चुका है। ओके, तो यहाँ से इसको पहले रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके इसको एक चीज़ करते हैं, चेंजेस करते हैं। ये dem.ser नाम की फोल्डर है, यहाँ पर ये सीरियलाइज हो गए और यहाँ पर हम कुछ चेंजेस कर देते हैं और चेंजेस करने के बाद इसको हम कंट्रोल एस से सेव करते हैं। एस सेव करने के बाद तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले सीरियलाइज कर रहे हैं देन डीसीरियलाइज करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सीरियलाइज ना करके डीसीरियलाइज करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये फाइल अवेलेबल है और उसमें हमने चेंजेस कर दिया। तो आफ्टर सीरियलाइजेशन के बाद जो आपको फाइल मिलता है, अगर उसमें आप किसी प्रकार के चेंजेस कर दिए तो पर्टिकुलर फाइल जो है आपको डीसीरियलाइज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ के ये काम क्या था, ये सीरियलाइजेशन काम करता है। सीरियलाइज करके हमारे पास ये फाइल ऑलरेडी है, अब इसी फाइल को हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। अगर हम इसमें चेंजेस किसी प्रकार के कर दिए, रीड हम करेंगे तो ये अपने को एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कुछ फाइल में चेंजेस किया गया। java.io स्ट्रीम करप्टेड एक्सेप्शन, क्या कर फाइल करप्टेड हो चुका है, जो भी हमने फाइल दिया वो करप्टेड हो गया, इसलिए इसको डीसीरियलाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर सिक्योर है कि जैसे आपने डीसीरियलाइज की क्लास वो एजिटिव ऐसा ही है तभी वो डीसीरियलाइज करेगा, किसी प्रकार चेंजेस रहेगा तो वो सीरियलाइज उसको डीसीरियलाइज नहीं करेगा। ये सब सारे इसके है मेजर पॉइंट जो कि आपको याद रखना चाहिए इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी, और आपको इसके बारे में मस्ट नॉलेज होना भी चाहिए। अब हम ये जानेंगे कि अभी हम एक ही क्लास को यहाँ पर डेमो को ही सीरियलाइज करते हैं, अगर एक से ज़्यादा क्लास को सीरियलाइज एंड डिसीरियलाइज करना तो कैसे करेंगे इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पर सिंपली आते हैं, अगेन एक क्लास लिखते हैं, इस क्लास का नाम हम सिंपली दे देते हैं टेस्टर, हमने दे दिया। ओके, जो कि इम्प्लीमेंट हमारा काम क्या करेगा, ये भी हमारा इम्प्लीमेंट करेगा किसको, सीरियलाइजेबल इंटरफेस को, तब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या होगा हमारा सीरियलाइज हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ओके, यहाँ पर x इक्वल टू हम 10 ले लेते हैं एंड इंट y इक्वल टू हम सिंपली 20 ले लेते हैं। दैट्स इट। यहाँ पर हमने इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर कर ली। अब इस ऑब्जेक्ट को भी यहाँ पर अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपली लेते हैं टेस्टर t1 इक्वल टू न्यू और यहाँ पर टेस्टर दे दी। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट को भी पहले सीरियलाइज करेंगे। देखिए हम पहले किसको सीरियलाइज कर रहे हैं, डेमो को कर रहे हैं। देन इसके बाद हम किसको करना चाहते हैं, इस पर्टिकुलर टेस्टर t1 को, तो कोई बात नहीं t1 यहाँ पर दे दिए। देन इसी को हम डीसीरियलाइज भी करना चाहते हैं, तो डीसीरियलाइज करने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टेस्टर t2 इक्वल कर देंगे। देन इसको टाइप कास्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर टेस्टर ले लेंगे। ओके, OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट। तो हमारे यहाँ पास यहाँ पर टेस्टर का भी मिल गया, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देते हैं t2 हो गया और इसको भी यहाँ पर कहते हैं। यहाँ पर हमने दो ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज कर दिए बेसिकली। ओके, t2 डॉट XY हम कर देते हैं और यहाँ पर हमारा रहेगा y, x कर देते हैं। ओके, दैट्स इट, इतना। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर दी डीसीरियलाइज के लिए। चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं और चेक करते हैं। राइट रन एज जावा प्रोग्राम पाएंगे, हिट करेंगे और बीट करते हैं हमारे आउटपुट को। दोनों देखिए 10 10 एंड 20 20, क्योंकि दोनों की a और x और b और y की वैल्यू हमने 10 और 20 यानी सिलेक्ट करते हैं, जो कि अपनी वैल्यू एजिटिव मिल रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि जिस ऑर्डर में आप सीरियलाइज करिएगा उसी ऑर्डर में आपको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। मीनिंग इसका क्या हो गया कि पहले हमने यहाँ पर देखिए डेमो क्लास को हम डीसीरियलाइज किया था। ओके, देन यहाँ सीरियलाइज किया था, देन उसके बाद हम सेम डेमो क्लास को डीसीरियलाइज कर रहे हैं। तो जो ऑर्डर में आप सीरियलाइज करें उसी ऑर्डर में आपको डीसीरियलाइज करेगा। कहीं आप मिसमैच कर दीजिएगा तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने पहले किया था ऑब्जेक्ट
डेमो को हमने यहाँ पर किया था, लेकिन यहाँ पर हमने डेमो को अब सीरियलाइज पहले ना डिसीरियलाइज करके पहले टेस्टर को कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन अपने को दे देगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा। ओके, क्योंकि क्या था कि ऑर्डर मस्ट कंपल्सरी, अगर पहले उसने जो पहले क्लास डिसीरियलाइज हो वही क्लास पहले जो पहले क्लास सीरियलाइज हुआ वही क्लास पहले भी डिसीरियलाइज होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या पहले डिसीरियलाइज डेमो किया, लेकिन यहाँ पर हम केवल पहले करना चाहते हैं टेस्टर को, तो ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो राइट क्लिक कराना है, जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं। देखिए एक्सेप्शन आ गया इन मेन थ्रेड, क्लास कास्ट एक्सेप्शन कह रहा है, क्लास को एक्सेप्शन नहीं करे, कॉम डॉट डेमो, यहाँ पर कह रहा है डेमो है, कैन नॉट बी कास्ट टू टेस्टर क्लास। ये कह रहा है डेमो क्लास है जो कि आपको टेस्टर में कास्ट करना चाहिए, पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ गया। तो इसलिए मस्ट कंपलसरी है कि आप जिस ऑर्डर में क्लास को सीरियलाइज करेगा उसी ऑर्डर में आपको डिसीरियलाइज करना पड़ेगा। बाय द वे आपको ये ऑर्डर नहीं पता है कि कैसे हम ये चीज़ को अचीव करें, क्योंकि हमें पता, हम तो सीरियलाइज कर दिए, अब डिसीरियलाइज करने हमें ऑर्डर ही नहीं पता है। तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट जानेंगे। ओके, कि पर्टिकुलर क्लास को हमने तो सीरियलाइज कर दिया, जब डिसीरियलाइजेशन करने हैं तो हमें ये नहीं पता है कि किस ऑर्डर में वो क्लास सीरियलाइजेशन हुआ है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने का अपने पास तरीका है, वो हम जानेंगे नेक्स्ट में। हम ये नहीं जाना था कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को कैसे सीरियलाइज कर सकते हैं, और अब सीरियलाइजेशन करने जाएगा तो मस्ट कंपलसरी है, जिस क्लास को आप सीरियलाइज करने जा रहे हो उस क्लास मस्ट कंपलसरी है वो सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करे, तभी वो क्लास एज ए सीरियलाइज हो पाएगा। नहीं अगर आप इम्प्लीमेंट करिए तो आपको रन टाइम पे एक्सेप्शन मिलेगा। ओके, हमारे पास यहाँ पे दो क्लास है, डेमो एंड टेस्टर, ये दोनों क्लास सीरियलाइजेबल को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, और दोनों पास ए बी और एक्स वाई नाम की वेरिएबल है जिसके पास वैल्यू है। हमें क्या काम करना है, इन दोनों को हमने सीरियलाइज भी कर लिया था, जैसे कि यहाँ पर टेस्टर क्लास में मेन है, यहाँ पर हम D1 और टेस्टर इन दोनों की ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए। देन फाइल आउटपुट स्ट्रीम की हेल्प से डेम डॉट एच आर के अंदर इन दोनों को हमने यहाँ पे राइट ऑब्जेक्ट करके मतलब सीरियलाइज कर दिया। बट हम जब सीरियलाइजेशन करने जा रहे हैं, डिसीरियलाइजेशन करने जा रहे हैं, तो उस समय अपने को अभी एक्सेप्शन मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सीरियलाइजेशन का एक रूल है, आपके पास मल्टीपल फाइल है, तो जिस ऑर्डर में आपने उसको सीरियलाइज किया उसी ऑर्डर में आपको डिसीरियलाइज करना है। बट एक ये हर समय रिमेंबर करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पर कि पहले हमने डिसीरियलाइज किसको किया है, D1 मतलब डेमो हो गया और T1 मतलब टेस्टर हो गया, लेकिन यहाँ पर हम जब डिसीरियलाइज करें तो पहले हम टेस्टर कर लिए, इस कारण ये एक्सेप्शन दे रहा है। इसका मतलब क्या होगी, पहले हमको डेमो आएगा देन टेस्टर है, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले D1 किया, D1 मीन्स डेमो हो गया, T1 मतलब टेस्टर हो गया, तो इसी ऑर्डर में हम डिसीरियलाइज भी करेंगे। लेकिन हमको ऑर्डर नहीं पता है, तो हम कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर रन करूँ तो यहाँ पर अपने को एक्सेप्शन आ जाएगा, वो एक्सेप्शन क्या वो आपको दिखाता हूँ। तो रन है जावा प्रोग्राम पर मैं सिंपली हिट करता हूँ और वेट करता हूँ पर्टिकुलर एक्सेप्शन की। तो देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आ रहा है, इस ऑप्शन को कैसे, एक्सेप्शन इन थ्रेड मैन जावा डॉट लैंग डॉट क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ रहा है। क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या है, कॉम डॉट डेमो कैन बी कास्ट टू टेस्टर, कह रहे डेमो क्लास है और डेमो को आप टेस्टर में कास्ट नहीं कर सकती। पहली प्रॉब्लम इसको हो रही है क्या कि यहाँ जो इसको हम कर रहे हैं ये डेमो क्लास है, लेकिन इसको हम टेस्टर में कन्वर्ट करें, इसलिए यहाँ पर कास्ट नहीं हो पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे ओवरकम करेंगे, मान चलिए यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस एट ए टाइम सीरियलाइज हुआ है। ओके, अब अपने को क्या काम करना है कि उसको डिसीरियलाइज करना है, बट उसका ऑर्डर अपने को पता नहीं है, उस प्रॉब्लम को है, उसको ओवरकम कैसे करेंगे, इसको ओवरकम कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या काम करेंगे, हमें ये पता है कि ये क्लास सीरियलाइज हुआ है, लेकिन किस ऑर्डर में हुआ है ये अपने को नहीं पता है। ओके, तो उसके लिए सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ पर से आउटपुट इनपुट स्ट्रीम को ले लेंगे, OIS डॉट रीड ऑब्जेक्ट कर देंगे, रीड ऑब्जेक्ट, ये हमारा रीड ऑब्जेक्ट हो गया। देन यहाँ से हम इसको OBJ नाम की वेरिएबल ऑब्जेक्ट में रख लिए। अब हमें ये पता करना है कि जो ये ऑब्जेक्ट है किस टाइप का है, डेमो टाइप का है या टेस्टर टाइप का है, ये वाली डेमो क्लास है या टेस्टर क्लास है, ये अपने को पता करना है ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो इसके लिए हम कैसे पता करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये या तो डेमो टाइप का है या टेस्टर टाइप का है। इसके लिए जावा में ऑपरेटर है, उसका नाम है इंस्टांस ऑफ। ये क्या काम करता है कि किस टाइप का ऑब्जेक्ट होता है वो बताने का काम करता है। अगर आप जो पर्टिकुलर टाइप मेंशन किया अगर वो है तो आपको ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ओके, इसको कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ OBJ इंस्टांस ऑफ। अब किस टाइप का, ये डेमो टाइप का है, पहले ये पता कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ
डेमो टाइप का है तो ये वाला कंडीशन चलना चाहिए। ओके, एल्स इफ कर देंगे obj इंस्टांस ऑफ टेस्टर है क्या। अगर ये टेस्टर है तो ये वाला ब्लॉक चलना चाहिए, ये हमने पता कर दिया। जो इंस्टांस ऑफ ऑपरेटर होता है ये पता करने का काम करता है कि जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये डेमो टाइप का है, ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है टेस्टर टाइप का, जिस टाइप का होगा वो वाली पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, तो चलिए यहाँ पर सिस्टम आते हैं। सबसे पहले देन यहाँ पर अगर हम कास्ट लेंगे तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन अपने को नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सिंपली डेमो d2 इक्वल टू डेमो obj। ओके, डेट्स इट, इतना अपने को काम करना और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी अपने को एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ओके, ये इसकी ओवरऑल सिनेरियो है। तो यहाँ कह रहे हैं ऑब्जेक्ट रिजॉल्व टू ए वेरिएबल obj, तो यहाँ पर वो जो हमारा रहेगा वो स्मॉल रहेगा। डेट्स इट। देन यहाँ पर अगेन हम टेस्टर के लिए कर देंगे, टेस्टर हमारा रहेगा टेस्टर t2 इक्वल टू एक ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम क्या काम करेंगे टेस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, डेट्स इट। अब यहाँ पर जो भी अपने को डेमो रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी टेस्टर से ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको हम कर सकते हैं। ओके, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर हम पास कर देंगे सिस आउट और d2 डॉट, ये वेरिएबल है इसके पास, थोड़ा सा स्पेस यहाँ दे देंगे। देन सिंपली यहाँ पर d2 डॉट बी कर देंगे। इस स्पेसिफिक ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, रियल टाइम आप इसको यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर लेंगे सिस आउट d2 डॉट एक्स d2 डॉट वाई, ये सारा अपने को काम करना। अब यहाँ पर किसी प्रकार को अपने को एक्सेप्शन मिलेगा क्योंकि बिफोर कन्वर्जिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम ये टेस्ट कर लिया इस टाइप का है तभी हम कन्वर्ट करें, इसीलिए यहाँ पर कोई एक्सेप्शन अपने को नहीं मिलेगा। इसी तरह से हम टेस्टर को कन्वर्ट करने जाए तो हम ये भी टेस्ट कर लिया टेस्टर टाइप का है तभी उस ऑब्जेक्ट को हम टाइप कास्ट करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते, इसलिए यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है। बिफोर टाइप कास्टिंग उसका हम टाइप चेक करते हैं, इस पर्टिकुलर टाइप का ये ऑब्जेक्ट है, अगर है तभी उसको हम टाइप कास्ट करें, इसलिए यहाँ पर अपने को कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। और जिस टाइप का वो ऑब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर ई ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सिंपली करते हैं राइट क्लिक एंड रन एज प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन। देखिए यहाँ पर 20 NB आ गया। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर मैसेज भी पास करते हैं कि किस टाइप का ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको भी हम चेक करें। तो यहाँ पर लिखेंगे सिस आउट और यहाँ पर लिखते हैं डेमो टाइप ऑब्जेक्ट। ओके, देन यहाँ पर आ जाते हैं और सिंपली लिखते हैं सिस आउट और यहाँ पर लिखते हैं टेस्टर टाइप ऑब्जेक्ट। ओके, बस डेट्स इट, जिससे कि अपने को क्लियर मैसेज लगना ये किस ब्लॉक से एग्जीक्यूट हो रहा है ये भी अपने को पता चल जाएगा। राइट क्लिक करते हैं रन है जावा प्रोग्राम पर और सिंपली देखिए यहाँ पर डेमो टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमने डेमो टाइप को सीरियलाइज किया था, इसीलिए डेमो टाइप का आ रहा है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अगर दूसरा बार सीरियलाइज करेंगे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ये अपने को क्या दे देगा, यहाँ obj1 कर देते हैं। तो ये सिंपली क्या काम करेगा, ये obj1 वाले के लिए हम यहाँ पर जब करेंगे तो ये अपने आप इसको रिप्रेजेंट करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, obj1 हो गया, देन यहाँ पर इसको भी obj1 करना पड़ेगा। इसी तरीके से obj इसको भी 1 कर देते हैं और यहाँ से obj1 इसको भी कर देते हैं। तो अब ये टेस्टर क्लास है, वो पहले दिखा डेमो दे देगा क्योंकि पहले डेमो से रिलाइज हुआ था, देन इसके बाद ये टेस्टर, तो अब टेस्टर क्लास देखिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं रन एज जावा प्रोग्राम, देखिए टेस्टर टाइप ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। तो जिस ऑर्डर हम सिलेक्शन करते हैं उसी ऑब्जेक्ट में अपने डिसलेक्शन करने वाला ऑब्जेक्ट भी मिलता है। अगर आपको नहीं पता है कि किस टाइप का है तो आप ऐसे करके इसको ओवरकम कर सकते थे। आई होप आपको इस होल वीडियो का पर्पज समझ आ रहा होगा। वीडियो हम बात करने वाले हैं सीरियलाइजेशन में ट्रांजिएंट कीवर्ड के बारे में। ट्रांजिएंट कीवर्ड को अपने को कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर रहे हैं और उसमें चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू जो है सीरियलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करे। इट मीन्स कि उस पर्टिकुलर वैल्यू की, जो वेरिएबल की जो भी वैल्यू उसको हम सेव करना नहीं चाहते, सीरियलाइजेशन उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेव कर देना चाहते हैं, तो उस समय हम ट्रांजिएंट मॉडिफायर को यूज करेंगे। और जो ट्रांजिएंट मॉडिफायर है वो केवल एप्लीकेबल होता है
वेरिएबल लेवल पे, ना कि आप क्लास लेवल पे यहाँ डिक्लेयर कर सकते, ना ही मेथड लेवल पे यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते। ओके, तो सपोज कि अभी के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली दो वेरिएबल ले लिया है, इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20, ये दो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। इन दोनों वेरिएबल को हम सीरियलाइज यहाँ पर करेंगे। ओके, और सबसे पहले देखते हैं सीरियलाइजेशन का यही ओवरऑल मीनिंग होता है। ओके, आई मीन ट्रांजिएंट का, कि क्या होता है कि नॉट टू सीरियलाइज, कि किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम चाहते हैं कि सीरियलाइज ना हो, तो उस समय उस पर्टिकुलर को हम ट्रांजिएंट डिक्लेयर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैं ट्रांजिएंट उसको इस पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, इन दोनों वेरिएबल को हमने ट्रांजिएंट डिक्लेयर कर दिया। ओके, और यहाँ पर चेक करते हैं सिंटेक्स, और यहाँ पर अपने को इंट पास कर देना पड़ेगा। तो हमारा ए वेरिएबल को मैं ट्रांजिएंट डिक्लेयर कर देता हूँ सिंपली, एंड बी को हम नॉर्मल वेरिएबल रहने देते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं एंड बी इक्वल टू ए, तो नॉर्मल। ये जो हमारा ए वेरिएबल ये ट्रांजिएंट है और ये नॉन ट्रांजिएंट है। इसका मतलब क्या, जब हम सीरियलाइज करेंगे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू होगी वो एक्चुअल वैल्यू से उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेव हो जाएगी। कैसे, चलिए चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ट्रांजिएंट डेमो T1 इक्वल टू न्यू ट्रांजिएंट डेमो ले लिए। देन यहाँ से हम ले लेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम को हम यूज करेंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम कर देंगे। ओके, और यहाँ से पास कर देंगे test.ser। ओके, इतना अपने को काम करना है। देन अपने को क्या काम करेगा, यहाँ से एक्सेप्शन एक थ्रो करेगा, तो इसको यहाँ सेव करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन यहाँ से हम लेते हैं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को, तो यहाँ लेते हैं ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम और यहाँ दे देंगे न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम FOS, और यहाँ से सेव करते हैं। ओके, और यहाँ से ऑलरेडी हमने थ्रो कर दिया एक्सेप्शन, तो इसलिए कोई एक्सेप्शन यहाँ पर आएगा नहीं। देन OS पास एक मेथड होता है राइट ऑब्जेक्ट करके, वो क्या काम करेगा, इस पर्टिकुलर मेथड को यहाँ से ले लेगा, ये वाला मेथड को T1 के ऑब्जेक्ट को हम पास कर देंगे और उसको राइट कर देगा। तो इससे क्या हमारा सीरियलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम डीसीरियलाइज करेंगे, तो जब सीरियलाइजेशन होगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये वाली जो वेरिएबल यही पार्टिसिपेट करेगा और ये वाला नहीं होगा। क्योंकि मैं बता दें ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, नॉट टू सीरियलाइज, मतलब इस पर हमने मार्क कर दिया कि इस वेरिएबल को अपने को सीरियलाइज में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, इसलिए यहाँ पर ट्रांजिएंट को हमने यूज कर दिया। अब चलिए इसको हम डीसीरियलाइज करते चेक करते क्या इसका वैल्यू एक्चुअल मिल रहा है कि नहीं अपने को 10 कि नहीं। ओके, तो यहाँ से हम यूज करेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम को, तो यहाँ पर लेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम FIS इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और यहाँ से जो हमने क्लास का नेम यहाँ दिया था, फाइल का नेम, इसी फाइल को अपने को रीड करना है, इसी फाइल को यहाँ पर पास कर देते हैं। ओके, देन यहाँ से हम ले लेंगे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को, तो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम OIS इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, और उसके अंदर हम FIS की वेरिएबल को पास कर देंगे। देन जो हमारा ये ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, इसके पास एक मेथड है रीड ऑब्जेक्ट, OIS दे देंगे और यहाँ पर पास कर देंगे रीड ऑब्जेक्ट। रीड ऑब्जेक्ट कर दिए के, और किस ऑब्जेक्ट को रीड करना है उसको यहाँ पर अपने को टाइप कास्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको पता है ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, तो इसी को हम टाइप कास्ट कर लेते हैं यहाँ पर सिंपली। तो इसको T2 इक्वल टू और यहाँ पर टाइप कास्ट कर लिए, डेट्स इट, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पर इसको T2 देंगे क्योंकि T1 ऑलरेडी डिक्लेयर है, और यहाँ पर दें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पर दे देंगे सिंपली। देन इसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे T2 डॉट A और यहाँ पर स्पेस दे देंगे। देन यहाँ पर अगेन हम कर देंगे T2 डॉट B को हम यूज करेंगे। अब देखते हैं कि A और B की वैल्यू को अपने को क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसको प्रॉपर चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। ओके, तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं हमारा एक्चुअल आउटपुट क्या मिलता है अपने को। ओके, तो यहाँ देखिए एक्सेप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है कि एक पर्टिकुलर क्लास हमारा ट्रांजिएंट ही नहीं, तो इसको हम ट्रांजिएंट इसको एज मतलब सीरियलाइजेबल ही नहीं, तो उसको यहाँ पर हम बताए थे सबसे पहले अपने को सीरियलाइज करना पड़ता है एक पर्टिकुलर क्लास को। तो यहाँ पर इसको सीरियलाइजेबल करते हैं और वेट करते हैं कि अब हमारा ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ से प्रोग्राम को हिट कर दिए और यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू क्या आ गया, बाय डिफ़ॉल्ट 0 10 ना लेकर 0 लगे, क्योंकि इन टाइप है इसका वैल्यू का बाय डिफ़ॉल्ट होता है 0, इसलिए यहाँ पर इसका 0 आया। बाकी बी का वैल्यू हमें एक्चुअल वैल्यू मिल गया।
तो इसलिए हमने बोला था कि जब किसी भी हम की वेरिएबल पर एज ए ट्रांजिएंट मार्क करते हैं नॉट टू सीरियलाइज होता है। इट मीन्स क्या हो कि इसको मार्क के इसको सीरियलाइज में पार्टिसिपेट करना नहीं, इसलिए ए की वैल्यू यहाँ पर 0 हो गया और जब आप बी की देखिए वैल्यू 20 अपने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फाइनल एंड स्टैटिक वेरिएबल में कैसे बिहेव करेगा इसके बारे में बात करने वाले। विद रिस्पेक्ट टू अगर हम किसी वेरिएबल को एज ए फाइनल और ट्रांजिएंट मार्क करेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा। जब भी किसी भी वेरिएबल को एज अ फाइनल मार्क करेगा इट मीन्स क्या होगा कि वो कंपाइल टाइम में उसको वैल्यू असाइन हो जाएगा। तो उसके आप किसी भी वेरिएबल को एज ए फाइनल मार्क कर देना उसको ट्रांजिएंट मार्क करें, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उसका एडिटिव जो वैल्यू वही मिलेगा, वो वैल्यू सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर हमने ट्रांजिएंट फाइनल इंट कर दिया तो इसका वैल्यू अब 10 आएगा ना कि 0 के बजाय। तो अगेन हम यूज करते हैं और रन एज ए प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं कि यहाँ पर 10 और 20 आ गया वैल्यू। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला कि जब भी किसी आप वेरिएबल को एज ए फाइनल मार्क करते हैं उस पर अगर आप ट्रांजिएंट अप्लाई करते हो नहीं करते तब भी वो पार्टिसिपेट करेगा ही, सीरियलाइजेशन में करेगा। तो इसलिए कोई वेरिएबल एज ए फाइनल मार्क है तो वहाँ पर ट्रांजिएंट कीवर्ड यूज़ करिए ना करिए वो तब भी एडिटिव सेम बिहेव करेगा, वहाँ पर ट्रांजिएंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सेम इसी तरह से अगर कोई वेरिएबल एज ए स्टैटिक अगर फाइनल है तो सिचुएशन में भी हमारा जो ट्रांजिएंट वो मतलब एडिटिव पार्टिसिपेट करेगा सेम एज लाइक यहाँ पर जो ये था इसी तरीके से। ओके ट्रांजिएंट भी तो यहाँ पर कि बी का वैल्यू भी जब जो होगा 20 ही यहाँ पर आएगा आफ्टर डीसीरियलाइजेशन। तो राइट है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं वेट करते हैं 10 एंड 20। तो इन दोनों से ये निष्कर्ष निकलता है क्या कि जब भी कोई वेरिएबल फाइनल एंड स्टैटिक डिक्लेयर है उस पर आप ट्रांजिएंट अप्लाई करिएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका सेम जो एडिटिव वैल्यू रहेगा वो आपको मिलेगा, वहाँ पर वो नॉट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ट्रांजिएंट वहाँ पर बिहेव नहीं करता है। वो एज उसका जो वैल्यू रहेगा उसका उसी वैल्यू के साथ वो पार्टिकुलर, क्योंकि ये जो वेरिएबल जब किसी को आप एज स्टैटिक डिक्लेयर करते थे क्या होगा ऑब्जेक्ट लेवल वैल्यू हो गया, ऑब्जेक्ट लेवल नॉट ऑब्जेक्ट लेवल क्लास लेवल वैल्यू हो गया। ओके और यहाँ पर ये इसकी जो वैल्यू है जब फाइनल यूज करते तो कंपाइल टाइम होता है इसलिए इसका जो वैल्यू एडिटिव होता है वो मिलता है। तो यहाँ पर ट्रांजिएंट का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसकी ओवरऑल सिनेरियो होता है कि कैसे हम ट्रांजिएंट को यूज कर सकते हैं। नॉर्मल अगर कोई वेरिएबल है तो उसको आप ट्रांजिएंट यूज करें तो वहाँ पर वो एक्चुअल वैल्यू ना सेव होकर उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो सेव करता है ड्यूरिंग दी सीरियलाइजेशन प्रोसेस। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सीरियलाइजेशन के सीरीज में अब हम बात करने वाले कस्टमाइज सीरियलाइजेशन के बारे में कि कस्टमाइज सीरियलाइजेशन को हम कब यूज़ करेंगे, इसके सिनेरियो को हम सबसे पहले समझते हैं। सपोज कि यहाँ पर हमने क्लास डिफाइन किया है यूजर जो कि इम्प्लीमेंट करे सीरियलाइजेबल को, और यहाँ पर हमारा एक स्ट्रिंग नेम है और एक स्ट्रिंग पासवर्ड है जो कि ट्रांजिएंट कीवर्ड्स को यूज। जानते हैं कि हम जब किसी भी वेरिएबल पर एज ए ट्रांजिएंट मार्क करते हैं तो उसका जो भी वैल्यू होता है वो पर्टिकुलर सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ट्रांजिएंट का मतलब है नॉट टू सीरियलाइज, तो ये सीरियलाइजेशन होगा नहीं। इसी तरीके से मैंने इस पर्टिकुलर क्लास को यहाँ पर सीरियलाइज किया, तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यूजर टेस्ट क्लास के अंदर, देन यहाँ पर इसको सिंपली हमने सीरियलाइज किया, देन इसको डीसीरियलाइज किया। आफ्टर डीसीरियलाइजेशन के बाद हम क्या कर रहे हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड को यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा क्या केवल हमारा यूजर नेम आ रहा है लेकिन जो पासवर्ड है ये नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डिसीरियलाइज करते वक्त जो हम किए थे वहाँ पर ये ट्रांजिएंट था तो ये पार्टिसिपेट किया नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ये यूजर नेम भी आए, तो ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो जब आप सीरियलाइजेशन करते हैं ना उस समय क्या होता है देयर में भी चांस ऑफ लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पर हमने सीरियलाइज किया और हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन था पासवर्ड वाला ये हमारा लॉस हो गया। तो इस लॉस जो डाटा हमारा लॉस आ रहा है इसको हम कैसे रिकवर करेंगे, तो ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टमाइज सीरियलाइजेशन की हेल्प से। कैसे, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए जो हमारे पास है दो मेथड को अपने को यूज करना पड़ेगा, उन दो मेथड की हेल्प से हम इन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। ओके जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि हमने एक यूजर नेम दिया है और पासवर्ड दिया है। सीरियलाइजेशन किया, डीसीरियलाइजेशन के बाद अपने को पासवर्ड नहीं मिला, ये इन्फॉर्मेशन हमारा लॉस हो रहा है। तो उस चीज़ को हम कैसे हम अचीव करेंगे, तो इसके लिए हम जो कस्टमाइज सीरियलाइजेशन को यूज करेंगे और उससे अपने को दो मेथड को यूज करना पड़ेगा। एक राइट ऑब्जेक्ट को, जब ये मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, जब आप यहाँ पर ये सीरियलाइजेशन करिएगा तब ये मेथड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ओके एक मेथड यहाँ पर अपने को डिफाइन करना पड़ेगा राइट ऑब्जेक्ट। ये मेथड ऑटोमेटिकली जेबीएम द्वारा कॉल होगा एट द टाइम ऑफ सीरियलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ सीरियलाइजेशन। एक हमारा दूसरा मेथड रहेगा वो हमारा डीसीरियलाइजेशन जब करेंगे उस समय कॉल होगा। वो मेथड अपने को डिफाइन करना पड़ेगा मैनुअली रीड ऑब्जेक्ट मेथड।
ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होगा JVM द्वारा एट द टाइम ऑफ डीसीरियलाइजेशन। तो चलिए इन दोनों मेथड को हम सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते, देन इसका हम प्रॉपर रीड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सिंपली हम आएंगे इस पर्टिकुलर यूजर क्लास के पास। ओके, और उसमें अपने को दो मेथड को डिफाइन करना पड़ेगा। तो उन दोनों मेथड को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सिंपली लेते हैं हम प्राइवेट ले लेते हैं, और ये मेथड जो रिटर्न कुछ नहीं करेगा तो यहाँ पर सिंपली वॉइड ले लेते हैं। देन यहाँ पर अपने को यूज करना पड़ेगा राइट ऑब्जेक्ट, और ये मेथड जो हमारा एक पैरामीटर लेता है इसका है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ओके, ये हमारा हो गया। देन अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि सिंपली इसको यहाँ पर लिखेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे डिफॉल्ट राइट ऑब्जेक्ट, डिफॉल्ट राइट ऑब्जेक्ट। देखिए राइट द नॉन स्टैटिक एंड नॉन ट्रांजिएंट फील्ड ऑफ द करंट क्लास टू दिस स्ट्रीम। ओके, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ओके, यहाँ से कोई एक्सेप्शन अपने को थ्रो करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से इसको हम कर देते हैं, ऐड थ्रो कर देते हैं आयो एक्सेप्शन। ओके, अब किस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो डाटा लॉस हो रहा है उसके लिए अपने को रिकवर करना है, तो उसके लिए यहाँ पर कोई एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर कोई आप ऐसे लॉजिक मतलब पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर दिए कि ओरिजिनल डाटा ना सेव होकर कुछ कस्टमाइज डाटा सेव हो, और फिर उसको जब आप रीड करिएगा तो उसको आप रिकवर भी कर पाए, ऐसा आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम चाह रहे हैं कि जो हमारा पासवर्ड है इसके पहले हम कोई 3 डिजिट ऐड कर देते हैं। ओके, आज जब हम रीड करेंगे तो वहाँ पर उस 3 डिजिट को रिमूव भी कर देंगे, तो अपने को एक्चुअल पासवर्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर ई पासवर्ड दे देते हैं, इक्वल टू कर देते हैं, एंड देन यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर 1 2 3 बिफोर इस पर्टिकुलर पासवर्ड के यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर सिंपली देते हैं PWD पासवर्ड, ये हमारा हो गया सिंपली। देन यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर देंगे राइट ऑब्जेक्ट, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे राइट ऑब्जेक्ट, राइट ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो देखिए मैं इसका मीनिंग अगेन मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो हमारा ये एक्चुअल पासवर्ड श्याम 1 2 3 @ है, मैंने क्या किया इससे पहले 1 2 3 श्याम ये कुछ ऐसा हमको दिखाई देगा बेसिकली 1 2 3 श्याम 1 2 3 @ मतलब एक्चुअल पासवर्ड से हम कुछ वहाँ पर डमी कर दिया। अगर कोई डिक्रिप्ट करेगा तो उसको ओरिजिनल पासवर्ड ना मिलकर एक डिक्रिप्टेड पासवर्ड मिलेगा। अब इसको हम यहाँ पर जब हम इसको रीड करेंगे तो उस समय 3 जो हमारे इसका पहला 3 कैरेक्टर है इसको रिमूव कर देंगे, तो अपने को क्या मिलेगा एक्चुअल पासवर्ड। ऐसा अपने को जब डीसीरियलाइज करेंगे तो वहाँ पर भी उसके भी लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो ये हमने पासवर्ड को यहाँ पर ऐसे सक्सेसफुली कर दिया। अब ये मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, ड्यूरिंग दिस सीरियलाइजेशन। तो देखिए यहाँ पर हम एक सिंपली एक मैसेज भी पास कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। system.out.println inside राइट मेथड, सिंपली हम ये कर दिया। ओके, ये हमारा हो गया system.out.println हो गया। सेम इसी तरीके से ये मेथड सीरियलाइजेशन के लिए काम होगा। जब डीसीरियलाइज करेंगे तो अपने को फिर पासवर्ड भी रिकवर तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर अपने को लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगेन लिखेंगे प्राइवेट वॉइड, और इस समय जो हमारा मेथड का नाम रहेगा वो रहेगा रीड ऑब्जेक्ट। ये भी ऑटोमेटिकली जब आप डीसीरियलाइज करते हो मेथड ऑटोमेटिकली JVM द्वारा कॉल होगा, हमें मैनुअली कॉल करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को सिंपली यहाँ पर हम ले लेंगे। ओके, देन आप जैसे यहाँ पर लिखेंगे मैसेज पास कर देते हैं सिस्ट आउट और लिखते हैं इनसाइड रीड ऑब्जेक्ट मेथड। ओके, ये हमारा हो गया। अब इस पासवर्ड को देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर उसमें एक मेथड है उसको पहले कॉल करना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट रीड ऑब्जेक्ट को। डिफ़ॉल्ट रीड ऑब्जेक्ट ये हमारा मेथड हो गया। देन यहाँ से कुछ एक्सेप्शन को थ्रो करेगा, तो चलिए इस एक्सेप्शन को यहाँ से हम सिंपली थ्रो कर लेते हैं। ये हमारा एक्सेप्शन थ्रो हो गया। अब क्या करना पड़ेगा कि हमने पासवर्ड को रिकवर करने को अपने को लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा कि जो पासवर्ड क्या था स्ट्रिंग टाइप का डाटा वर्ड है, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ois.read ऑब्जेक्ट को अपने को यूज करना पड़ेगा। रीड ऑब्जेक्ट अभी के स्ट्रिंग टाइप का है तो अपने को यहाँ पर सिंपली स्ट्रिंग ही यहाँ पर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं और सिंपली देते हैं
पी डब्ल्यू इक्वल टू, और इसको टाइप कास्ट कर लेते हैं सिंपली स्ट्रिंग में। ओके, तो इस तरीके से अपने को पासवर्ड मिला। लेकिन जो यहाँ पर अभी अपने को पासवर्ड मिलेगा वो पासवर्ड कैसा रहेगा, वो ये वाला पासवर्ड मिलेगा, ये वाला। हमें अपने को एक्चुअल पासवर्ड चाहिए। अभी जो ये रिटर्न करेगा सिंपली ऐसा कुछ पासवर्ड रिटर्न करेगा, बट अपने को ये पासवर्ड यहाँ से नहीं चाहिए, ये वाला पासवर्ड नहीं चाहिए। अपने को ये 3 कैरेक्टर यहाँ से रिमूव करके लेना है। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, सब स्ट्रिंग को यूज करेंगे। कैसे, तो यहाँ पर लिखेंगे EPW डॉट सब स्ट्रिंग। हमने कहा कि जो शुरू का 3 कैरेक्टर है उसको स्किप कर दो, बाकी रिमेनिंग अपने को दे दो, और उसको किसके अंदर रख दो, इस सिंपली PWD पासवर्ड के अंदर रख दो, डेट्स इट। तो ये अपने को अब क्या दे देगा, एक्चुअल ये वाला दे देगा स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब आपको पता हुआ करनी है, तो आप हमारे स्ट्रिंग की सीरीज में जाइए, वहाँ पर इसके बारे में प्रॉपर डिटेल से बात की कैसे सब स्ट्रिंग काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जो शुरू का 3 कैरेक्टर को उसके बाद जो भी कैरेक्टर है वो अपने को चाहिए, क्योंकि हमने 3 कैरेक्टर ही ऐड किया है ना, उसके बाद तो हमारा एक्चुअल डाटा है, इसीलिए यहाँ पर मैं ऐसा लॉजिक लिख दिया सिंपली, दैट्स इट। ये अपने को होल सिनेरियो के यहाँ पर यूज करना था। तो अभी आप देख रहे थे नल आ रहा था, लेकिन अब आपको एक्चुअल डाटा यहाँ पर मिलेगा। तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं हमारा सक्सेसफुल। देखिए इनसाइड राइट ऑब्जेक्ट, सबसे पहले देखिए इसने डिसरियलाइजेशन यहाँ पर वहाँ से हुआ था। देखिए सबसे पहले यहाँ डिसरियलाइजेशन की इसने इनसाइड राइट ऑब्जेक्ट किया, देन इसके बाद यहाँ से हम डिसरियलाइजेशन कर दें इनसाइड दी रीड ऑब्जेक्ट मेथड। देखिए यहाँ पर श्याम और हमारा एक्चुअल पासवर्ड भी आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कस्टमाइज सिलेक्शन को यूज करते हैं। तो चलिए एक बार होल सिनेरियो को मैं बताता हूँ कि क्या था। एक यहाँ पर यूजर क्लास है, इसके पास एक नेम वेरिएबल है और पासवर्ड है जो कि हमारा ट्रांजिएंट कीवर्ड है। जानते हैं कि हम ट्रांजिएंट किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो नॉट टू सीरियलाइज होता है, तो सीरियलाइज हुआ नहीं, तो इस चीज़ को अपने को कस्टमाइज करना था कि हमारा इन्फॉर्मेशन लॉस्ट ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर 2 मेथड का रीड ऑब्जेक्ट एंड रीड राइट ऑब्जेक्ट एंड रीड ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक पैरामीटर लेता है। उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर लॉजिक लिखा कि कैसे इस पासवर्ड को हम रिकवर कर सकते हैं, उसको होल लॉजिक यहाँ पर लिखा। ये हमारा सिलेक्शन के समय कॉल होगा। अब इस चीज़ को रीड ऑब्जेक्ट मेथड होता है हमारा डिसलेक्शन के वक्त पे कॉल होता है। ओके, और वहाँ पर जो हमने उसको पासवर्ड को इन्फॉर्मेशन को सेव किया था उसको यहाँ उसको रिट्राइव करके और उस पर्टिकुलर वेरिएबल हमने यहाँ पर पुट कर दिया। हमारा जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो वो हमें यहाँ पर सक्सेसफुली मिल गया। तो इस तरीके से हम कस्टमाइज सिलेक्शन को यूज कर सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को लॉस्ट होने से बचा सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया होगा। अब हम जानेंगे सीरियलाइजेशन में विद रिस्पेक्ट टू इनहेरिटेंस। जब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तो उस समय में सीरियलाइजेशन कैसे वर्क करता है इसके बारे में प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी मैंने कोड कर रखा है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है कैलकुलेटर, जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। यहाँ पर एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है ए जिसकी वैल्यू 10 मैंने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज कर दिया और यहाँ पर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ओके, देन यहाँ पर मैंने एक अनदर एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है ऑरपेट, जो कि एक्सटेंड कर रहा है कैलकुलेटर को। ओके, और यहाँ पर एक इंस्टांस लेवल वेरिएबल है बी जिसकी वैल्यू मैंने 20 दिया और यहाँ पर भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जहाँ पर सिंपली मेथड दिया ऑरपेट कंस्ट्रक्टर कॉल। ये 2 क्लास के जो कि इन दोनों क्लासों के बीच में इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाइड है। ओके, देन इसके नीचे मैंने एक टेस्टर क्लास किया जिसके अंदर मेन मेथड है और यहाँ पर हम ऑरपेट जो हमारा चाइल्ड क्लास है इसकी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट की है और यहाँ पर ए की वैल्यू और बी को वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पर प्रीवियसली ए की वैल्यू 10 था, मैं इसको 40 कर दिया एंड बी की वैल्यू 20 था तो मैं इसको 50 कर दिया, यहाँ पर चेंज कर दिया। देन यहाँ पर मैंने सीरियलाइजेशन को स्टार्ट कर दिया है। ओके, सीरियलाइजेशन हमारा स्टार्ट हो गया। ये हमारा इतना कोड क्या काम करेगा, सीरियलाइज करने की काम करेगा, ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख रखे हैं। और जो हमारा ये नीचे वाला कोड है ये डिसीरियलाइजेशन करने का काम करता है बेसिकली, इतना ये हमारा कोड डिसीरियलाइजेशन करता है और अपने को अगेन वो जिस ऑब्जेक्ट को हमने सीरियलाइज कर उसका डिसीरियलाइज करके अपने को फॉर्मेट यहाँ पर मिल गया और यहाँ पर इसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो अब इसको प्रिंट कर देखते हैं कि हमारा एजिटिव वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओके, तो यहाँ पर रन जावा प्रोग्राम पर सिंपली हिट करते हैं और वेट करते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर नोटिस कराने वाला हूँ। सबसे पहले कि देखिए कैलकुलेटर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, देन ऑरपेट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, सीरियलाइजेशन स्टार्टेड हुआ है एंड डिसीरियलाइजेशन स्टार्टेड हुआ है, देन उसको 40 एंड 50 वैल्यू अपने को मिल गया जो कि हमने ऑब्जेक्ट क्रिएटर टाइम किया। इट मीन क्या कि जब भी आप चाइल्ड क्लास को सीरियलाइज करिए तो उसकी पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन सीरियलाइजेशन स्टार्ट होता है, देन अगर हम डिसीरियलाइजेशन करेंगे तो उसकी जो वैल्यू प्रिंट करेंगे वो हमारा ऑपरेशन मिलता है यहाँ पर। ये इसकी होल सिनेरियो थी। अब इस चीज़ में यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाला ये है जो मैं आपको भी बताता हूँ कि नोटिस क्या करना है कि यहाँ पर अभी हमने जो काम किया है कि पेरेंट क्लास को एज ए सीरियलाइजेबल मार्क किए हैं।
और चाइल्ड क्लास को हमने सीरियलाइजेबल मार्क नहीं किया। अगर पेरेंट क्लास सीरियलाइजेबल मार्क है तो चाइल्ड क्लास को सीरियलाइजेशन मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमने पेरेंट को जैसे सीरियलाइजेशन मार्क कर दिया, तो पेरेंट तो चाइल्ड को सीरियलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सीरियलाइज हो जाएगा। अगर आप चाहे तो यहाँ पर मैनुअली अगर कर भी देंगे तो ये एज इट इज सेम बिहेव करेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा ये एज इट इज, क्योंकि पेरेंट पास ये ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हो गए। और हम जानते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट पास में कि जो भी पेरेंट पास होता है वो बाय डिफॉल्ट चाइल्ड पास आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर अगर आपका पेरेंट सीरियलाइजेबल है, इट मीन्स उसके जितने भी चाइल्ड होंगे वो सभी के सभी सीरियलाइजेबल हो जाएगा। इंटरनली वो इम्प्लीमेंट करेगा सीरियलाइजेबल इंटरफेस को। अगेन मैं यहाँ पर आता हूँ, रन एज ए जब आप प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं, देखिए सेम एडिटिव अपने को आउटपुट में यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, अगर पेरेंट क्लास सीरियलाइजेबल नहीं केवल चाइल्ड क्लास सीरियलाइजेबल है तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट क्या आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो इस केस में क्या हो कि केवल हमारा पेरेंट क्लास जो है सीरियलाइजेबल नहीं, लेकिन इसकी जो चाइल्ड क्लास है वो सीरियलाइजेबल है। और यहाँ पर देखिए जब किसी की पेरेंट क्लास अगर सीरियलाइजेबल नहीं है, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को, उस सिचुएशन में पेरेंट क्लास पास मस्ट कंपलसरी है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। मस्ट कंपलसरी है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना चाहिए ही चाहिए, आपको एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर करना पड़ेगा। नहीं कहेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर JVM जनरेट करके दे देता है बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, तो अब इस सिचुएशन में देखिएगा जो इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो वैल्यू 10 आएगी, एक वैल्यू 10 आएगी जो कि यहाँ पर, और बी की वैल्यू 20 ना आकर नीचे हमने वैल्यू को यहाँ मॉडिफाई कर रहे हैं, एक वैल्यू क्या कर रहे हैं 40 कर रहे, तो 40 ना आकर वो 10 आ जाएगा बी की वैल्यू यहाँ पर, क्योंकि इसको अगर कोई भी पेरेंट सीरियलाइजेबल मार्क नहीं है तो उस सीरियलाइजेबल में उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो उठाती है। आप ऑब्जेक्ट में जो मॉडिफाई यहाँ से करते हैं वो यहाँ पर ये वैल्यू पास नहीं, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं 40, ये 40 ना लेकर जब सीरियलाइज करेंगे तो यहाँ पर इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 है ये आएगा। अगर उसकी पेरेंट सीरियलाइजेबल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है तो इस सिचुएशन में। ओके, तो राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं। प्रोग्राम को हमने सेव नहीं किया, चलिए सेव करते हैं और सिंपली यहाँ से वेट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू क्या आ गया 10, जो ये वाली डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी ये आया, जो कि नीचे मैं यहाँ से कर रहा था वो हमारा ये 40 वैल्यू उठाया नहीं, यहाँ से 40 वैल्यू उसने नहीं लिया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर पेरेंट का सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है इंस्टेंस वैल्यू को वही लेता है, आप मॉडिफाई करके जो पास करते वो वैल्यू वहाँ पर नहीं जाएगा। और एक मस्ट कंपलसरी है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। जैसे मान चलिए मैं इस कंस्ट्रक्टर को एज यहाँ पर ए कर दिया। ओके, अब जाहिर सी बात है ये जैसे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल ही करेगा, तो यहाँ से ये एक्सेप्शन देगा क्योंकि यहाँ पर सुपर की वर्ड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो यहाँ पर सुपर के अंदर भी अपने को एक वैल्यू पास करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ पर सिंपली 30 पास कर देता हूँ। देखिए यहाँ से एक्सेप्शन चला गया, लेकिन अब ये अपने को एक्सेप्शन थ्रो करेगा। कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, रन टाइम मिलेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने बताया था कि जब भी पेरेंट क्लास नॉट सीरियलाइजेबल है तो उसकी मस्ट कंपलसरी है कि उसके पास एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना मस्ट कंपलसरी है। तो राइट क्लिक करते हैं और रन जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और फिर अपने को यहाँ पर एक एक्सेप्शन मिलेगा। एक्सेप्शन क्या है, मैं वो एक्सेप्शन आपको पूरा दिखाता हूँ सक्सेसफुली। तो इसको मैं होल स्क्रीन में सिंपली करता हूँ और देखिए एक्सेप्शन इन मेन थ्रेड इनवैलिड क्लास एक्सेप्शन आ रहा है। OR टेस्ट ऑर्पेट क्लास नो वैलिड कंस्ट्रक्टर, कह रहा है ऑर्पेट क्लास पास कोई वैलिड कंस्ट्रक्टर ही नहीं है। ओके, तो ये हमारा एक्सेप्शन आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बोला था कि इसके पास मस्ट कंपलसरी है कि एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना ही चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर करेंगे तो प्रॉपर वर्क करेगा एडिटिव, और अपने को यहाँ से डिफ़ॉल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी होल सिनेरियो ये थी कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट, मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट पेरेंट इंप्लीमेंट कर रहा है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को, तो चाइल्ड को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट चाइल्ड उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। बट पेरेंट चाइल्ड कर रहा है लेकिन पेरेंट नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि पेरेंट पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना मस्ट कंपलसरी है। अगर आप चाइल्ड की ऑब्जेक्ट की हेल्प से पेरेंट की वैल्यू को मॉडिफाई करें तो उससे ड्यूरिंग द सीरियलाइजेशन टाइम जो वैल्यू हम मॉडिफाई पास करें वो सीरियलाइज में उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ये टैग करेगा। ये इसकी होल सीनियरिटी विद रिस्पेक्ट टू सीरियलाइजेशन। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ विद रिस्पेक्ट इनहेरिटेंस में हम कैसे सीरियलाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक हम सीरियलाइजेशन में ये जानते हैं कि कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर सकते, डिसीरियलाइज कर सकते, इसके बारे में। ओके,
सीरियलाइजेशन के कुछ अपने डिसएडवांटेज है, इसके बारे में हम जानते हैं, और उस डिसएडवांटेज को कैसे हम ओवरकम करेंगे इसके बारे में जानेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो में विद प्रॉपर डिटेल्स। बाय डिफॉल्ट जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करते हैं तो एवरीथिंग जो टेक केयर करता है जेबीएम करता है। प्रोग्रामरों के हाथ में कोई भी कंट्रोल नहीं। यहाँ पर जितने देखिए नॉर्मल से एक हमने क्लास डिक्लेयर किया, इसके पास वेरिएबल ए है बी है, अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करें दोनों वेरिएबल सीरियलाइज हो जाएगा, जेबीएम ऑटोमेटिकली कर देगा, अपन उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो हमारा वो सीरियलाइज हो जाता है। अगर हम चाहे कि किसी ऑब्जेक्ट के कोई पार्ट को केवल सीरियलाइज करने से दिए हम नहीं कर सकते। जब सीरियलाइजेशन आप करेगा तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट का सीरियलाइजेशन हो जाता है, बट हम चाहे एक पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करें तो ये पॉसिबल नहीं है सीरियलाइजेशन में। ओके, जिससे क्या होता है कि परफॉर्मेंस का थोड़ा बहुत इशू हो जाता है। ओके, एट सर्टेन पॉइंट। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपने पास एक तरीका है एक्सटर्नलाइजेशन। अब एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब क्या हो गया ये बताता हूँ। सबसे पहले इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको प्रॉब्लम बताया उसको ओवरकम कर सकते। इट मीन्स क्या हुआ कि इसको प्रॉब्लम यहाँ पर जो प्रोग्रामर है उसके पास ये राइट होता है कि पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट को वो सेव करा सकता है। ओके, ये जरूरी नहीं है। देन इसके बाद जिसको जैसा चाहिए उसको प्रोग्रामर के पास कंट्रोल चाहते हैं कि यही वेरिएबल केवल पार्टिसिपेट करे सिलेक्शन, तो इस चीज़ को वो कंट्रोल कर सकता है। अब जो ये एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस है वो ही किसका चाइल्ड है, सीरियलाइजेबल का चाइल्ड है। ओके, अब जो एक्सटर्नलाइजेबल है इसके पास दो मेथड है, एक मेथड है राइट एक्सटर्नल, रीड एक्सटर्नल। अब जो ये राइट एक्सटर्नल है ये मेथड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है कब, सीरियलाइजेशन के समय में, और उसके अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपने को सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है, वो कोड लिखते हैं राइट एक्सटर्नल के पार्ट। एक होता है रीड एक्सटर्नल मेथड। ये मेथड भी ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम डिसीरियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को। इसके अंदर वो हम सारे वेरिएबल लिखते हैं जिसकी वैल्यू अपने को रीड करना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। बस यही इसका ओवरऑल पूरा सिनेरियो है। अब इसी पर बात करते हैं कि हम कैसे एक्सटर्नलाइजेशन को हम यूज़ करेंगे। ओके, और सबसे बड़ी खासियत ये बात है कि जब आप एक्सटर्नलाइजेशन की काम करें तो उसमें मस्ट कंपलसरी है कि आपके पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होना मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को रीड करिएगा, जब आई मीन डिसीरियलाइजेशन करिएगा, तो उसमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और उस एम्प्टी ऑब्जेक्ट में जो भी वेरिएबल में डिफाइन किया होता है उसी वेरिएबल की वैल्यू को पुट करता है। इसलिए वहाँ पर एक मस्ट कंपलसरी है कि नॉन पैरामीटराइज कंसेप्ट होना मस्ट कंपलसरी है। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे इम्प्लीट कर सकते हैं। इसके ऑलरेडी हमने यहाँ पर कोड लिख रखा है। ओके, और यहाँ पर एक हमारा क्लास है, इस क्लास का नाम दिया है यूजर डाटा। इसके पास 3 वेरिएबल है, आईडी, नेम, प्राइस, और यहाँ पर एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस को हमने कर लिया। जैसा कि मैं बताया इसके पास 2 मेथड है, यहाँ पर आपको दिखा दो, कंट्रोल ओ बटन दबाइए और देखिए यहाँ पर जितने मेथड डिफाइन रहेगा वो चलाएगा, राइट एक्सटर्नल एंड रीड एक्सटर्नल, ये दोनों मेथड है। अब ये दोनों मेथड किस टाइप का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये दोनों मेथड अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब जाहिर सी बात है ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जो भी क्लास इस मेथड को जो भी क्लास इस पर्टिकुलर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगा, इन दोनों मेथड को बॉडी उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको इम्प्लीमेंट किया तो इसके देखिए दोनों मेथड को हम यहाँ पर हमने ओवरराइड कर दिया। पहला हमारा राइट एक्सटर्नल एंड रीड एक्सटर्नल। राइट एक्सटर्नल के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को अपने को सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर नेम एंड प्राइस जिसके पास 2 वेरिएबल है इसको अपने को रखना है। यहाँ पर देखिए 3 वेरिएबल है, आईडी, नेम, प्राइस, बट हम चाहते हैं केवल नेम एंड प्राइस को हम सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट करें और नेम आईडी को नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करें, बीइंग ए प्रोग्रामर हम सीरियलाइजेशन को कंट्रोल करें कि यही पार्टिसिपेट करेगा और ये नहीं करेगा, ये हमारे पास राइट्स है। बट जब हम सीरियलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पर ऐसा कोई नहीं था। एवरीथिंग टेक केयर बाय द जेबीएम। बीइंग ए प्रोग्रामर वी कांट कंट्रोल एनीथिंग देयर, बट नो हियर वी कैन कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पर 2 चाहते हैं और हमने बोला था कि एक मस्ट कंपलसरी कि एक नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। ओके, तो ये कंस्ट्रक्टर होना मस्ट कंपलसरी, इस कंस्ट्रक्टर को हमने जनरेट कर दिया है। देन ये कंस्ट्रक्टर हम कहा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो उसके अंदर सिंपली वैल्यू को पास कर दें और जो भी रहेगा उसको पास कर दें। तो जैसे सीरियलाइजेशन होगा तो ये वाला मेथड कॉल होगा। ओके, तो ये वाला कॉल होगा। चलिए इसका यहाँ पर एक देते हैं।
ओके, एक मैसेज पास कर देते जिससे कि पता चले कि नहीं ये मेथड कॉल हुआ था कि नहीं हुआ था। इसके लिए हम यूज करेंगे सिस आउट और यहाँ लिखेंगे ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन राइट एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिंग ओके। अब इसी चीज़ को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर कंट्रोल सी देते हैं और रीड एक्सटर्नल हम जो दो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किए थे कि इन दोनों करना है, उन्हीं दोनों के यहाँ पर रीड कर देखिए नेम एंड प्राइस को हम यहाँ पर रीड कर लिया। अब ये सब जैसे ही इसको करेंगे तो यहाँ पर कॉल होगा और यहाँ पर रीड एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिंग यहाँ पर ये चला आएगा सिंपली। ओके, ये हमने काम कर दिया, ये दो चीज़ें हमने कर दिया और यहाँ पर हमने ये इंटरफेस को किया एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज। और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि जब आप डीसीरियलाइजेशन जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो उसमें कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और यहाँ पर जो भी वैल्यू रहेगा ये उसके पर्टिकुलर एम्प्टी ऑब्जेक्ट में जाकर वैल्यू को सेट कर देगा, नेम एंड प्राइस को। ओके, और आईडी वैल्यू को एज एम्प्टी छोड़ देगा, तो डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा। अब यहाँ पर एक्सटर्नलाइजेबल डेमो नाम की एक क्लास है जिसके अंदर मेन मेथड है और यहाँ पर यूजर डाटा को हमने ऑब्जेक्ट है जिसकी आईडी हमने 12 पास कर दिया, नेम श्याम कर दिया, प्राइस हमने 123.33 हमने यहाँ दे दिया। और यहाँ पर जैसे हम नॉर्मली डीसीरियलाइजेशन करते थे ऐसी एडिटिव सेम को लिखा। फाइल आउटपुट स्ट्रीम, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम हमने यहाँ पर क्लास का मतलब पर्टिकुलर फाइल का नेम दे दिया test.ser, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम दे दिया और इसके अंदर हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का रेफरेंस पास कर दिया और यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट को यूजर डाटा ऑब्जेक्ट को हमने सिंपली सीरियलाइज कर दिया। सीरियलाइजेशन के बाद हम क्या काम करें, इसी ऑब्जेक्ट को हम डीसीरियलाइज कर लें। यहाँ पर देखिए डीसीरियलाइज इस कोड से हमने किया है। आफ्टर डीसीरियलाइजेशन क्या करें, सिस्टम डॉट आउट लिखा जहाँ पर आईडी इक्वल टू आईडी पास प्रिंट करा रहे हैं, नेम इक्वल टू नेम प्रिंट करा रहे हैं एंड प्राइस इक्वल टू प्राइस प्रिंट करा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए केवल और केवल जो हमारा सीरियलाइजेशन इस पर्टिकुलर आफ्टर डीसीरियलाइजेशन बाद ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है इसके पास केवल नेम एंड प्राइस की वैल्यू रहेगा और आईडी का नहीं रहेगा। ओके, सिंपली राइट क्लिक करते हैं, रन है जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने आउटपुट करके अपने को आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन राइट एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिंग, ड्यूरिंग सीरियलाइजेशन रीड एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिंग। ओके, यहाँ पर देखिए आईडी वैल्यू 0 आ गया, नेम हमारा सेम आएगा, प्राइस में हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर क्या हो कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट को हमने सीरियलाइज करके ऑब्जेक्ट के केवल कुछ पार्ट को हम सीरियलाइज किए हैं। अगर ऐसा हमारा कोई रिक्वायरमेंट है कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज ना करके उस ऑब्जेक्ट के कुछ ही पार्ट को अपने को सीरियलाइज करना है, तो वहाँ पर हम एक्सटर्नलाइजेशन को यूज करेंगे। इंटरव्यू मोस्ट ऑफ टाइम पूछा था कि कब आपको सीरियलाइजेशन यूज करना है, कब एक्सटर्नलाइजेशन यूज करना है। मान लीजिए अभी तुम्हारे क्लास में यहाँ पर कुछ ही वेरिएबल, लेकिन जब आप रियल टाइम में काम करिएगा ना वहाँ पर क्लास में 20-35 वेरिएबल्स होते हैं, उसमें से अपने को 4 ही 5 ऐसे वेरिएबल जिसको सीरियलाइजेशन करना है। तो क्या जरूरी है कि अपने होल ऑब्जेक्ट को सीरियलाइजेशन करना है? जरूरी नहीं है। तो जितने को करना है उतना ही को करना है, तो उस करना रहेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सटर्नलाइजेशन। तो इस सिचुएशन में हम एक्सटर्नलाइजेशन को यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ इंटरव्यू में आस्क क्वेश्चन है, बीइंग ए फ्रेशर आप रहिएगा या एक्सपीरियंस, आप इस तरह का आपको इंटरव्यू में मोस्ट ऑफ टाइम काउंटर करिएगा इस तरह की प्रॉब्लम को, ओके, क्वेश्चन को। तो वहाँ पर आपको ऐसे टेकल करना है इस चीज़ को कि जब भी अपने को किसी ऑब्जेक्ट के कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज ना करके ऑब्जेक्ट कुछ पार्ट को सीरियलाइज करना, उस समय हम एक्सटर्नलाइजेशन को यूज करेंगे। जब हम एक्सटर्नलाइजेशन को यूज करते हैं तो वहाँ पर मस्ट कंपलसरी है कि नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होना चाहिए और उसके बाद दो मेथड होता है। पहला होता है राइट एक्सटर्नल जो कि काम करता है सीरियलाइजेशन में कि किस पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के किस वेरिएबल को हम चाहते हैं कि सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, वो वेरिएबल यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। राइट ऑब्जेक्ट, राइट डबल, अगर यहाँ पर इंट रहेगा तो राइट इंट कर दीजिएगा, इसी तरह से अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। ओके, और रीड एक्सटर्नल क्या काम करता है, ड्यूरिंग दी एक्सटर्नलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू हमने सीरियलाइज किया था उसको डीसीरियलाइज कर उसकी वैल्यू को उसके अंदर पास करता है। तो ऐसे हम एक्सटर्नलाइजेशन को यूज कर सकते हैं। होप आपको होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा एक्सटर्नलाइजेशन के बारे में कि कैसे हम एक्सटर्नलाइजेशन को यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके प्रोसीजर हैं, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, इन सारे बारों में मैंने एक्सप्लेन में डिटेल किया है। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।